गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। दोस्तों, ये हमारी 16वीं वीडियो है जो हिंदी माध्यम में मेंस जनरल आंसर राइटिंग को लेकर के हम आपके साथ आए हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 15 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के उसे देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये इनिशिएटिव शुरुआत किया था, सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ था 11 मई को, जहाँ हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से शुरू किया था और गांधी के एरा को लेकर के हम चले थे। साथ में हमने देखा था कि ब्रिटिश प्रशासक एवं उनकी जो नीतियां रही हैं भारत के प्रति, भारत में किसानों के प्रति, भारत में महिलाओं के उत्थान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, जो रियासतें थी उनके प्रति, इन सबों को हमने आपके साथ डिकोड किया था कि इस टॉपिक में कैसे डायमेंशंस कवर होंगे और आपको इसके कंटेंट मैंने बताया था कि आपको कहाँ से पढ़ने हैं। आज जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है व्यक्ति एवं विचार को लेकर के। देखो, कुछ ऐसे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं बात करूँ तो व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे महिला लीडर भी थी। सबको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसे व्यक्ति के विचार को डिस्कस करेंगे जिसने किसी न किसी रूप में, एक तरह से आप देखोगे, इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है उसको एक शेप देने का कार्य किया, जिसमें आप गांधी को देख सकते हैं, आप नेहरू को देख सकते हैं, विवेकानंद को देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम कुछ पर्सनैलिटी हैं जिनके हम व्यक्तित्व की बात करेंगे और साथ में उनके विचारों को बताएंगे और आपको इसके कंटेंट्स कहाँ से कवर करना है उसकी मैं आपको बात करूँगा। फ्रेंड्स, ये भी सेशन 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फर्स्ट पार्ट में जो पिछले बार मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे, जो 22 मई का क्वेश्चन था और आपका 25 मई का, दोनों का मिक्सअप करके मैंने क्वेश्चंस दिए थे। 2 क्वेश्चंस था, उस क्वेश्चंस के सिनॉप्सिस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथ में हम आपके बात करेंगे व्यक्तियों विचार को लेकर के कि आपको इसके टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम जो पिछले क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस को देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, 1992 में यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। कोई हमारा अपना डिज़ाइन क्वेश्चंस नहीं है और मेरा टारगेट यहाँ पे फ्रेंड्स यही होता है कि हम जो भी क्वेश्चंस आपको देते हैं, चाहे आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स का जो प्रीलिम्स के लिए है वहाँ पे भी हम यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे सवाल ये हो सकता है या आप ये पूछ सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिपीटेशन का तो थोड़ा बहुत चांस है कि हो सके रिपीट करे, या लैंग्वेज का गेम हो, लैंग्वेज चेंज करके वही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे। लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप आगे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे जो आप कंटेंट आपके पास है, उसको किस तरह से तैयार करेंगे। एक फ्रेमवर्क, एक तरह का रोड मैप आपको मिलता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने का। और यूपीएससी में खास करके मैं बताऊं, चाहे आप किसी भी तरह का टेस्ट पेपर लगा लीजिए, चाहे आप किसी भी कोचिंग का मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी को पकड़ना सबके बस की बात नहीं है, नहीं पकड़ पाते हैं। या तो उनके टेस्ट पेपर एकदम जीरो पे जाएगा और या तो टेस्ट पेपर इतना हाई हो जाएगा कि आपने कभी कंटेंट उस टाइप का पढ़ा ही नहीं है। और यूपीएससी का जब आप पेपर देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि यूपीएससी के पेपर देखने से पता चलता है कि नॉर्मल इंसान भी एक बार पेपर देखे ना तो उसे लगता है कि मैं ये लिख लूँगा। बात समझ में आ रही है। तो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, प्लस जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं वही पूछा जाता है और उसको थोड़ा सा वो क्रिटिकल बना देते हैं, लैंग्वेज का गेम हो जाता है। तो इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं और आपको कहते भी हैं कि आप बार बार प्रीवियस ईयर का जो यूपीएससी का पेपर उसको ध्यान से देखिए। देखिए, 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड लिट्टन को लेकर के और लॉर्ड रिपन को लेकर के, जब लॉर्ड लिट्टन और रिपन वायसराय बना तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण घटना है। अब एक महत्वपूर्ण घटना कहा तो जाता है, लेकिन आपको इस कथन का सत्यता की जांच करनी है और करनी कितनी है, 250 शब्दों में। देखिए, मैं इसका रिटेन आंसर यहाँ पे अभी टाइप नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में टाइम काफ़ी लगता है, हिंदी में टाइप करना होता है क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश में टाइप करना काफ़ी आसान है। लेकिन यदि आप कहेंगे तो फिर मैं आगे जो पीडीएफ बना करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। बाकी मैं एक तरह से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इस टॉपिक में आपको लिखना क्या था। ध्यान रखना, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको पॉइंट वाइज आपको लिख भी देता हूँ। आप देखोगे कि लॉर्ड लिट्टन जो था, उसकी जो नीतियाँ थी ना वो काफ़ी दमनात्मक थी, दमन का नीति को उसने लागू किया था। ठीक है, जिसके कारण आप देखोगे कि उसमें उसकी भारत में जो लोकप्रियता होती है, जो उसका एक तरह से कह सकते हो कि लोगों के फेवरेबल नहीं रहता है, वो काफ़ी कम लोकप्रियता उसकी कम कर देती है। उसी समय आप देखोगे कि जो लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड एक तरफ तो रखो लॉर्ड लिट्टन को, ठीक है, एक तरफ रखो रिपन को। ठीक, अब क्वेश्चन ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ कि लिट्टन और रिपन को की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना कि जो लिट्टन था और रिपन था दोनों में डिफरेंस देखो। ये जो था ना काफ़ी कदम
टाइट, वो कहते हैं ना कि काफ़ी क्रूड टाइप का वाइसराय था। इसकी काफ़ी दमनात्मक नीति थी, वो हर किसी को सप्रेस करने की नीति अपनाता था। जबकि रिपन के बारे में कहा जाता है कि ये एक उदारवादी था, ठीक है, उदारवादी था, जिसके कारण देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से ये इनडायरेक्ट रूप से इसका इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट ही समझो कि होता है, ठीक है। तो लॉर्ड लिट्टन और रिपन में देखना है कि लॉर्ड लिट्टन जो था वो दमनात्मक कदम उठाता था ब्रिटिश कानूनों को भारत में खास करके, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता घटती है। वहीं जो लॉर्ड रिपन होता है उदारवादी कदम उठाता है, जिससे क्या देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में जब 1876 के आसपास देखेंगे, 76-78 के बीच एक तरह से बहुत बड़ा अकाल आता है, महाभीषण अकाल जिसको बोल सकते हो, अकाल पड़ता है, लाखों लोग भूखों से मर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, लिट्टन ने क्या किया कि 1877 में, लिट्टन की मैं बात कर रहा हूँ, 1877 में क्या करता है कि महारानी विक्टोरिया के लिए, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित करता है। उसके लिए क्या करता है कि दिल्ली में काफ़ी विशाल लेवल पे जन लेवल पे क्या करता है, एक दरबार का आयोजन किया जाता है। और एक कहा जाता है कि ये जो भव्य रूप से या आबंडरपुर जो समारोह इसने ऑर्गेनाइज़ किया था महारानी विक्टोरिया के लिए, इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए और सारा भार जो पैसे इसने खर्च किए, इसको सारा का सारा भार दे दिया इसने भारत की राजकोषीय पर। लिट्टन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। ध्यान रखना, जो थोड़ा मैं पॉइंट भी लिखता हूँ, इसने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई, ठीक है। और देखोगे कि इसने कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क हटा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो उद्योगपति होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश उद्योगपति होते हैं और ब्रिटिश उद्योगपति प्लस उनके जो उद्योग होते हैं उनको लाभ होता है। लेकिन आप देखोगे कि जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था होता है उस पर न काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लिट्टन की जो नीतियाँ थी समाचार पत्रों को लेकर के, न्यूज़पेपर्स को लेकर के देखोगे काफ़ी आक्रामक होता है, काफ़ी इसकी आलोचना होती है नीतियों को लेकर के। इससे क्या होता है कि जनता में एक तरह से असंतोष फैलता है। और इसने क्या किया कि 1878 में आप देखते हो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो होता है वो पास करता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या देखते हैं, आप देखते हैं ना कि भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद आप देखोगे कि लिट्टन ने इस कदम की काफ़ी आलोचना की जाती है, काफ़ी आलोचना होती है कि बिना लाइसेंस किसी भी व्यक्ति के लिए, फिर देखोगे कि 1778 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर आता है 1878 में। 1878 में देखोगे कि कहता है कि बिना लाइसेंस का किसी भी व्यक्ति के पास शस्त्र रखने या उसका व्यापार करना, उसने कहा कि एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद देखोगे कि इन कानूनों ने भारतीयों के दिलों में एक तरह से अंग्रेजों जो सरकार थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से घृणा का बढ़ाने का ही काम करता है, ठीक है। लेकिन जब लिट्टन के बाद भारत का वायसराय बनते हैं लॉर्ड रिपन, जब रिपन आते हैं लॉर्ड लिट्टन के बाद, उसने क्या किया कि जो एक तरह से लिट्टन की जो दमनात्मक कार्य जो थे ना, उसको वो क्या करता है कि उसके स्थान पे एक तरह से सहानुभूति का, कह सकते हो आप कि सहानुभूति का व्यवहार की नीति वो अपनाता है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना था। दूसरा आपको यहाँ पे ये देखना था कि देखोगे कि 1882 में 1882 में आप देखेंगे कि रिपन ने क्या किया कि स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए, ध्यान रखना इस पॉइंट को, स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए देखेंगे, और साथ में जो राजनीतिक एवं जो सार्वजनिक शिक्षा के उद्देश्य से भी देखोगे स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पेश करता है। वहीं पे आप देखना कि जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और रिपन ने भारतीय समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध समाप्त कर दिया जो लिट्टन ने लगाया था। तो एक तरह से देखेंगे कि एक तरफ लिट्टन आता है, दूसरी तरफ रिपन आता है। यहाँ पे क्या होता है कि जनता का आक्रोश चरम सीमा पे पहुँच जाती है। महारानी विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाता है, जिससे ब्रिटिश उद्योग को तो फायदा होती है, लेकिन भारतीय उद्योगों को काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा देखोगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आएगा। फिर उसके बाद देखोगे शस्त्र नहीं रख सकता है, लाइसेंस के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर के आता है। लेकिन जब रिपन आता है तो एक तरह से सहानुभूति का, उदारवादी का नीति अपनाता है।
और जो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं यहाँ पे। साथ में ये ध्यान रखना कि देखोगे आप कि जो रिपन द्वारा जो इल्बर्ट बिल जो लेकर आता है, आपको याद होगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, स्थानीय स्वशासन तो होगा ही होगा, और साथ में एक शब्द ये भी याद रखना कि इल्बर्ट बिल जो था उसको देखोगे कि रिपन ले करके आता है, लेकिन होता क्या है कि इस बिल का काफ़ी विरोध होता है। जो यूरोपियंस होते हैं, जो ब्रिटिश के जो नुमाइंदे होते हैं भारत में, वो काफ़ी इसका विद्रोह करते हैं कि इल्बर्ट बिल, आपको पता ही है कि इल्बर्ट बिल जो था ये था कि जैसे किसी पे कोई केस हो रहा है तो अंग्रेज का जो केस होगा वो सुनवाई अंग्रेज जज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कहा इल्बर्ट बिल में कि नहीं, भारतीय जज भी रहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि काफ़ी बगावत हुई, काफ़ी विरोध हुआ, जिसके कारण से इल्बर्ट बिल को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक चीज़ और रखना कि जो लास्ट में ये कर सकते हो कि जैसे ये जो घटनाएं थी ना, वो भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अपनी स्वयं की जो रक्षा है वो भारतीय ही कर सकते हैं। इसलिए आप एक तरह से कह सकते हो नटसेल में जिसको बोलते हैं कि कंक्लूज़न जिसको बोलोगे, कंक्लूज़न में क्या लिख सकते थे, ऐसे लिखते कि लिट्टन और रिपन के शासनकाल को एक तरह से प्रतिक्रियावादी और मानवतावादी शासन व्यवस्था की नाम दिया जाता है या दिया जा सकता है। दोनों ही शासन व्यवस्था ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। एक तरफ आप लिट्टन ने क्या क्या दमनात्मक नीति अपनाई, जिससे भी जनता के बीच में आक्रोश उत्पन्न हुआ, नेशनल मूवमेंट को ग्रोथ मिला। रिपन आया, उदारवादी था, सहानुभूति रखा, लोगों से मिलजुला कर काम कर निकालने की कोशिश किया, तो वहाँ भी एक तरह से कहो कि नेशनल मूवमेंट का ग्रोथ ही हुआ। तो इस तरह से बैलेंस करके इस क्वेश्चन का जवाब आपको लिखने थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था कि महिलाओं को लेकर के। देखिए हमने बोला था कि एक वीडियो है हमारी, मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा था, उस वीडियो को मैंने बोला था कि आप इसको देखिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो पूछा गया 150 शब्द में, ये है यूपीएससी का क्वेश्चन है 2001 का। ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, हमारा अपना डिज़ाइन क्वेश्चन नहीं है, और खास करके हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आगे भी अपडेटेड लेकर के चले। फिर 2019 तक के मैं आऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्ति आंदोलन से में प्रेरणा किस प्रकार मिली, इसकी आपको जीरा करनी थी, इसके आपको लिखना था। अब देखो इस सवाल का जवाब क्या लिखना था। ध्यान रखना कि आप ऐसे शुरू कर सकते थे, आपने देखा भी होगा कि 19वीं शताब्दी में आप देखोगे 19th सेंचुरी जिसको बोलते हैं शताब्दी में, एक तरफ तो वेस्टर्न एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, और देखोगे कि प्रजातांत्रिक जो विचारधारा है, ठीक है, विचारधाराओं के प्रभाव में आकर देखोगे कि कई प्रकार के कई तरह के समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, एम.जी. रानाडे हो गए, डी.के. कर्वे हो गए, इन लोगों ने महिलाओं के सामाजिक स्तर को, वोमेन के सामाजिक स्तर को, ठीक है, सामाजिक स्तर को उठाने का काम किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा आप देखोगे सती प्रथा की बात करना शुरू किए, बहु विवाह की, ठीक है, बहु विवाह, बाल विवाह, ऐसी प्रथाओं को रोकने की बात इन्होंने की। इनके विरुद्ध बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, और पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं की हिस्सेदारी जैसे बात हुई, विधवा पुनर्विवाह जैसी मुद्दों पे बात हुआ, स्त्री शिक्षा को लेकर के काफ़ी जोरदार समर्थन किया गया। वहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, अब देखोगे कि मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति थी, उसको उठाने में आप एक तरह से देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान और साथ में देखोगे अलीगढ़ स्कूल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं को स्थिति को सुधारने के लिए। आप देखेंगे मुस्लिम समाज में
उसके बाद इन आंदोलनों ने एक तरह से कह सकते हो कि मुख्य लक्ष्य जो था इन आंदोलनों का, मुख्य लक्ष्य था कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो, महिलाओं के उत्थान को लेकर के, ठीक है। और इनके उत्थान के प्रति महिलाओं में भी जागृति बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना, इसकी भी एक काम काफ़ी बखूबी किया जाता है इन आंदोलनों के द्वारा। तो इन सब में ध्यान रखना था कि क्वेश्चन यही था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय है और विकास में महिलाओं की मुक्ति का जो आंदोलन में किस प्रकार से प्रेरणा मिली। तो इस तरह से इसको स्टार्ट करते 150, क्योंकि ये ध्यान में रखना था कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको 150 शब्द में ही लिखने थे। अब फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस कर देते। जब फर्स्ट पार्ट में जब इसको डिस्कस कर देते तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना था, सेकेंड पार्ट में क्या करते बताते कि किस तरह से 20वीं शताब्दी में, किस तरह से आप देखोगे कि 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी आंदोलनों में नारी मुक्ति आंदोलन को बल मिला। आप देखेंगे कि बंगाल का जब विभाजन होता है उसके विरोध में देखोगे स्वदेशी हो गया। उसके बाद आप देखो होम रूल लीग, इन सब में महिलाओं ने व्यापक रूप से अपनी बोलते हैं उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत मास लेवल पे उन्होंने इन्वॉल्वमेंट रहा इन सब आंदोलनों में। उसके बाद देखोगे असहयोग आंदोलन का कुछ डिस्कस कर लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात यहाँ भी कर सकते हो कि महिलाओं ने काफ़ी संख्या में भागीदारी की। इन शताब्दी में जो नारी मुक्ति आंदोलन की जो प्रकृति में था उसमें परिवर्तन आता है। अब आंदोलन का नेतृत्व जो है वो क्या करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं, जो पहले बुद्धिजीवी वर्ग जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, जैसे हो गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, डी.के. कर्वे हो गए, या आपको M.G. रानाडे हो गए। तो ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग जो ये आंदोलन महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उठाते थे, इनकी जगह पे आप देखोगे कि खुद महिलाओं ने बागीडोर संभाल लिया। महिला खुद आगे आने लगी, स्वयं करने लगी। इसीलिए आप देखेंगे कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसका नेतृत्व भी महिलाओं ने ही संभाला। इस तरह से आप इसको बैलेंस करके इसके आंसर्स को आप लिख सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चंस था जो मैंने पूछा था आपके साथ 25 मई को, और एक ये क्वेश्चन था, 2 टॉपिक था जो मैंने कहा था कि एक टॉपिक तो आपका ये हो गया राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, जिसकी आप यूट्यूब चैनल्स पे मेरे जाएंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री के नाम से, एक इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पे एक वीडियो ही आपको मिल जाएगा आधे पौन घंटे का। वो आप देख लेना, उस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पॉइंट जोड़ने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा जो था कि ब्रिटिश प्रशासक उनकी नीतियां जो मैंने पूछा था, इसमें मैंने लिट्टन और रिपन के नीतियों को लेकर के ये आपसे क्वेश्चंस आज मैंने उसके आंसर डिस्कस किए हैं। अब जो आज की टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक होगी आज की वीडियोस की, वो टॉपिक है व्यक्ति एवं विचार को। देखो, व्यक्ति और विचार में आपको किसको किसको यहाँ पे लेना है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति और जिनके विचार की मैं बात करूँ आप उन्हीं को सिर्फ पढ़ो, लेकिन ये मेन फोकस आप रखना, क्योंकि इनके विचार किसी न किसी रूप से आपको हमारे संविधान निर्माण में भी दिखेगा, आपको हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, हमारा जो विचार होता है, उसको भी एक तरह से फाउंडेशन देने का काम करता है। इसलिए इन लोगों को आपको ध्यान में रख करके इनकी पॉलिसीज़ को, इनके विचार को समाज के प्रति, धर्म के प्रति, ठीक है, राज्य के प्रति क्या विचार है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और उसकी डायमेंशन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए टॉपिक, व्यक्ति और विचार में मैंने शामिल किया है महात्मा गांधी को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए। थोड़ी बहुत बात हम भगत सिंह की भी बताएंगे और जिन्ना की भी बात करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात करेंगे कि किस तरह से एक पाकिस्तान की नींव कैसे रखी जाती है और जनरली पाकिस्तान बनने के पीछे कारण क्या होता है और क्या उद्देश्य होता है और इनकी क्या पॉलिसीज़ रहती है और कैसे ये शुरू में तो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते हैं, फिर कैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे वो वापस एक धर्म को लेकर के चलने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे इनकी टॉपिक में डिस्कस करना। और जहाँ से मैं कंटेंट बता रहा हूँ, देखो इसके लिए कंटेंट ना आपको एक जगह नहीं मिलेगा, कोई बुक में, एक बुक में आपको डेटा नहीं मिलने वाला है। तो करना क्या है आपको, आप क्या करना है, इनके नाम के साथ गूगल कर लेना, विकीपीडिया पे चले जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना, महात्मा गांधी लिखोगे, जो मैं टॉपिक यहाँ पे दे रहा हूँ तो उनके नाम के साथ वो टॉपिक लिख देना, तो उससे क्या होगा कि उसकी कंटेंट आपको मिल जाता है। तो देखिए कैसे, मान लो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। अब जब देखो, जब मैंने कहा कि व्यक्तित्व एवं विचार की जब हम बात करेंगे तो जिसमें गांधी को लेकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर के,
आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को लेकर के, ऐसे तरह से हम देखेंगे इन सारे व्यक्तित्व के विचार को लेकर के। अम्बेडकर की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, और सबकी टॉपिक की जब डायमेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस तरह से कुछ टाइप बनते हैं। जैसे गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधी के जो विचार थे, शिक्षा को लेकर के उनका क्या विचार रहा, गांधी का सामाजिक विचार कैसी थी, गांधी का आर्थिक विचार कैसा था, गांधी और राजनीति में क्या संबंध थे, और गांधी और धर्म को लेकर के देखो कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आपको जब पढ़ोगे ये टॉपिक, जब मैंने कहा कि ये टॉपिक को आप गूगल करना या विकिपीडिया पे जा कर के देखना, क्योंकि एक जगह ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या करना, जैसे कुछ सवाल हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या है गांधीवाद, क्या है गांधीवाद, क्या यह दर्शन है, क्या यह फिलॉसफी है गांधीवाद। देखो इन सवालों का जवाब देना ना बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी ने स्वयं अपने विचारों को कभी भी गांधीवाद की रूप नहीं दिया, गांधीवाद का नाम नहीं दिया है। उन्होंने कभी भी मौलिकता का दावा किया ही नहीं। मौलिकता का मतलब ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, ओरिजिनलिटी की कभी उन्होंने दावा ही नहीं किया। देखेंगे आप कि जो दर्शन की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि जो दर्शन शब्द है उसके से भी उनके विचारों में देखोगे एक तरह का समुचित रूप से ना एक तरह से तुम निरूपण नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि दर्शन का डिफिनीशन क्या है, फिलॉसफी का डिफिनीशन क्या है। जब हम दर्शन का बात करते हैं तो जनरली देखोगे दर्शन में आप क्या करते हो, एक तरह से जीवन और जगत का जो अंतिम सत्य है उसका खोज करना, यही होता है। आप जगत कैसे बनी है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की बात करना। तो गांधी ने इस टाइप की तो कोई आइडियोलॉजी दी नहीं। एक तरह से ध्यान रखना कि जब एक क्लासिकल डिफिनीशन जो होता है दर्शन को, उसके अर्थ में भी देखोगे तो जो गांधी के जो विचार थे उसको दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अत्यंत ही देखोगे कि एक तरह से जो बोलते हैं ना कि स्वतंत्र प्रवृत्ति का, ठीक है, व्यक्ति थे। ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है। और ध्यान रखना कि उन्होंने कभी भी अपने विचारों को, जो उनके थॉट्स थे, उसको तर्क संगत जो है, कहने का मतलब कि तर्क संगत ढंग से देखोगे कभी संकलित नहीं किया, कभी लिखने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ठीक है। उनके विचारों को आसानी से संपादित करना भी सहज कार्य नहीं है, क्योंकि जो उनके विचार हर चीज़ को लेकर के उनका अलग विचार था। शिक्षा पे उनके विचार को देखोगे, गांधी के सामाजिक विचार को देखोगे, गांधी के आर्थिक विचार को देखोगे, गांधी को राजनीति की बात करोगे, गांधी को धर्म को लेकर के, गांधी का जो अहिंसा का पाठ था, ठीक है, उसको देख करके आप कहते एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि जब कायरता बोलते हैं ना कि एक जगह उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि यदि हमें अहिंसा में से यदि किसी को उठाना पड़े तो मैं किसी को मारना, जब आपका इज्जत पे कोई सवाल बात उठती है तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम अहिंसा की बात वहाँ त्याग देंगे। तो कहने का मतलब कि गांधी का देखो कितना स्वतंत्र विचार रहा है। तो इस तरह से इसको पूरा एक तरह समराइज़ करना बहुत ही टिपिकल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जब पढ़ें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फिलोसफर तो बनने आए नहीं हैं, तो आपका काम क्या है कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कोशिश करना कि इस तरह से डायमेंशन जो मैंने क्लासीफाई किया है, जैसे गांधी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सामाजिक विचार को लेकर के, गांधी के आर्थिक विचार को लेकर के, राजनीति को लेकर के, और गांधी के धर्म के प्रति उनकी क्या चीज़ें रही है उसकी बात करें। जैसे देखोगे जब मैं गांधी और धर्म की मैं बात करूं आपको साथ, ध्यान रखना जब भी गांधी के विषय में कोई चर्चा होती है तो उसमें देखोगे कि दो इम्पॉर्टेंट पहलू तुम्हारे सामने आएंगे, उनकी धार्मिक आस्था को लेकर के और उनकी राजनीतिक गतिविधियां। 2 पॉइंट आएगा यहाँ पे, उनकी धार्मिक आस्था और दूसरा जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, ठीक है, इनको लेकर के आएगा। वे या तो एक धार्मिक संत के रूप में समझे जाते हैं, है ना। बहुत लोगों ने देखा होगा चंपारण में जाते हैं तो बहुत लोगों ने कहा कि एक फकीर, एक बाबा है, वो अंग्रेज़ों को भगा देंगे, मतलब एक संत के जैसा लोग बिहेव करने लगे, एक संत की तरह उनको ट्रीट करते हैं। तो कहने का मतलब एक संत धार्मिक रूप से देखोगे एक धार्मिक संत के रूप में समझे जाते हैं, या एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में भी, दोनों रूप में वो दिखेंगे तुम्हें। इसमें
कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने दोनों ही भूमिकाओं में, चाहे वो धार्मिक संत के रूप में कहो आप या राजनीतिज्ञ के रूप में, कहने का मतलब एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में आप कहो, तो दोनों ही रोल प्ले ये बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनकी जो कौन सी भूमिका अधिक महत्व रखती है, यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ मुझे कि धार्मिक आस्था में के रूप में, संत के रूप में या एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में जो गांधी ने कार्य किए, उसमें कौन सी भूमिका सबसे ज़्यादा प्रबल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिक महत्व रखता है, इस प्रश्न का भी जवाब आसान नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 50 वर्षों की जो राजनीति होती है, ठीक है, उस क्षेत्र में ये डटे रहते हैं, ठीक, और बहुत लंबे समय तक देखोगे भारतीय राजनीति के एक तरह से सेंटर पॉइंट, ठीक है, फोकल पॉइंट बने होते, सेंटर बने होते हैं, और इनके सभी पक्ष की चर्चा अधिक हुई। और इस पक्ष के आधार पर आप देखोगे कि इनका मूल्यांकन भी हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी लोगों संख्या में देखोगे लोग इनके समर्थक रहे, उनके विरोध करने वाले भी कम नहीं रहे। जितना आज गांधी का सपोर्ट करते उतना ही लोग गांधी को विरोध भी करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ऐसे बहुत सारे मित्र होंगे, जब गांधी की बात करोगे तो हो सकता है कि एंटी बोले, गांधी को गालियां भी देने लगे या गांधी को एकदम नेगलेक्ट करने लगे, गांधी को एकदम यूजलेस बताने लगे। ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि इनके विरोध करने वालों की संख्या भी बहुत है और फेवर करने वालों की भी संख्या कम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। दूसरा, यदि इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहोगे तो देखोगे एक बात आपको क्लियर होगा कि इनकी जो राजनीतिक अवधारणाएं थी, ठीक है, उसका मूल्यांकन पर जनरली गलत संदर्भ में हुआ है। जो राजनीतिक अवधारणाओं को लेकर के, राजनीति के जो कुछ परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर ये मान लिया गया कि गांधी जो है वो राजनीति चाहे कि जितनी महान हो वो अव्यवहारिक ही है, ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे। दूसरा, इसलिए इनको देखोगे कि राजनीतिक विचारों का जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। इसी तरह के विचार तब भी प्रकट किए जाते हैं जब उनकी जो धार्मिक आस्थाओं की बात आती है। और लोग प्रायः कहते हैं कि ये महज एक परंपरावादी थे जिनके पास न तो शंकर था और ना ही कांट के दार्शन थे। अब जो फिलोसफी के स्टूडेंट नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं, कांट एक वेस्टर्न फिलोसफर थे, तो उसी तरह कहा जा रहा है कि शंकर हो गए आपके वेदांत। तो ध्यान रखना कि जब शंकर की ना ही इनके पास फिलोसफी है और ना ही इनके पास कांट की फिलोसफी, इनकी कोई फिलोसफी नहीं है, इनके जो दार्शनिक अंतर्दृष्टि भी नहीं था, कोई मौलिक अवधारणा भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गांधी धर्म और राजनीति को दो अलग अलग पहलुओं के रूप में नहीं समझ सके, और दोनों ही पहलुओं में देखोगे एक ही नज़र से देखने के फलस्वरूप आप देखोगे कि पूर्ण रूप से वो न तो धार्मिक संत ही रह पाए और ना ही वो पूर्ण रूप से राजनीतिक ही रह पाए। तो इस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं जब गांधी और धर्म को हम पढ़ते हैं। और ये मैं जो टॉपिक बताया ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का टॉपिक है, तो आप इसको गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। जब बात होती है गांधी के अदर डायमेंशंस की देखोगे तो उसमें जैसे आप देखोगे कि गांधी और राजनीति को लेकर के बात कर लो तो गांधी और राजनीति में देखना कि कैसे उन्होंने 1893, जैसे कहा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कब माना जाता है, 1893, 1893 में देखोगे कि गांधी की जो राजनीतिक कैरियर होती है वो शुरू होती है जब एक भारतीय केस के पैरवी करने के लिए कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक रंगभेद की जो अन्याय की नीति थी उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी यातनाएं सहते हैं, वो बहुत सारे संघर्ष करते हैं, और तब जाकर के देखते हो कि एक बिल भी पास होता है जब वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें काले लोगों को निर्वाचित प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा था। वहीं देखोगे कि लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द करवा दिया जाता है, कहा जाता है नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना होती है। और इसी संस्था के माध्यम से देखोगे कि उन्होंने जो अन्यायपूर्ण जो कानून थे ब्रिटिश के, उसके खिलाफ वहाँ पे आंदोलन चलाते हैं। और 1914 में दक्षिण अफ्रीका में रहे, 1914 तक देखोगे, 1914 तक, 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और फिर वो 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि गांधी की राजनीति कैसे शुरू होती है। फिर मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि फिर वो चंपारण जाते हैं। पहले तो भारत जब आते हैं तो किसी भी संगठन से जुड़ते नहीं हैं, पूरे भारत भ्रमण करते गोपाल कृष्ण गोखले के मशवरा पे। और फिर तरह उसके बाद देखोगे कि कैसे 1917 में बिहार जाते हैं, वहाँ से चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है और फिर गांधी ही गांधी दिखने के लिए आपको मिलते हैं। तो इस तरह से इनका गांधी का राजनीतिक दर्शन को देख लो, उसके बाद पढ़ो, इस तरह से इसको भी गूगल कर लो।
दूसरा देखो, गांधी के आर्थिक विचार की मैं बात करूं तो गांधी का जो आर्थिक विकास था, वो विचार था, देखो गांधी आर्थिक अर्थ में, वैज्ञानिक अर्थ में देखोगे, कोई इकोनॉमिस्ट तो थे नहीं, ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं ना थे, ये कोई अर्थशास्त्री तो थे नहीं, वकील थे। उन्होंने समय समय पर देखोगे कि एक जो प्रतिपादित जो आर्थिक सिद्धांत था उसका भी उन्होंने कोई अध्ययन वध्ययन नहीं किया था। इसके बावजूद गांधी ने अर्थव्यवस्था के संबंध में जो विचार व्यक्त किए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ना ही इन्होंने कोई इकोनॉमिक्स जाके पढ़ी, अब यूपीएससी के एस्पिरेंट तो थे नहीं ना, कभी इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब, ना ही इन्होंने कोई इकोनॉमिक्स पढ़ी और ना ही ये कोई अर्थशास्त्री भी थे। तो फिर भी लेकिन गांधी ने जो अपना विचार दिया अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने अर्थशास्त्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन यदि उनके इधर उधर जो भी आर्थिक विचार का जो संकलन किया गया है, वह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की संरचना होती है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखोगे कि वर्तमान में प्रासंगिक प्रतीत होती है। नेहरू जैसे नेता हो गए, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया इन वर्षों में। भारत की जो आर्थिक मानचित्र जो आपको सामने दिखता है, आपके सामने जो उभर कर आता है, वो कई दृष्टियों से देखोगे संतोषजनक कहा जा सकता है। किंतु साथ ही इस आर्थिक व्यवस्था में जो आप देखते हैं, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो भी एक तरह से सामने आती है आपके। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कमियों को या इन जो कमजोरियों को आप देखोगे कि कारण गांधी के आर्थिक विचारों का उपेक्षा होती है, क्योंकि आखिर जो पॉलिसीज़ हमारी होती है 1947 के बाद, उसमें एक तरह से इम्पैक्ट गांधी की दिखती है, कांग्रेस की दिखती है ना। तो इस तरह से देखोगे कि गांधी के किस तरह से विचारों की उपेक्षा तो नहीं होती है। इस तरह से आपको ध्यान में रख करके इस टॉपिक को भी कवर करना है, गांधी के आर्थिक विचार को लेकर के। अब सवाल उठती है कि जो गांधी के जो सामाजिक विचार थे, ठीक है, तो गांधी का जब सामाजिक विचार रहते हैं, आप ध्यान में रखना कि जब मैंने शुरू में ही कहा था कि गांधी के पास शंकर और कांट के जैसा तो कोई तर्क नहीं था, तर्क वाले व्यक्ति तो नहीं थे, और न ही वे साधारण राजनीति से प्रेरित कोई समाज सुधारक की तरह लोग थे, ठीक है। तो लेकिन वे एक संत थे जिनका सतत चिंतन का विषय भारत था, ये कह सकते हो आप। दूसरा कि वे भारत को यूरोप बनाने का सपना नहीं देखते थे, ठीक है, लंदन बनाने के, भारत को लंदन नहीं बनाना चाहते, तो न्यूयॉर्क नहीं बनाना चाहते, जो आजकल के लीडर्स हमारे भाषणबाजी भी करते हैं कि हम अमेरिका बना देंगे और हम यूरोप बना देंगे और फ्रांस और हम पेरिस बनाएंगे। गांधी का ऐसा कोई विचार नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वो भारत की जो अस्मिता थी उसका ज्ञान वो करवाना चाहते थे, तो उसका एहसास कराना चाहते थे गांधी। उनकी समस्त चिंताओं में आप देखोगे जो सामाजिक चिंताएं थी और उनकी जो सारी आस्थाएं जी थी, वो नैतिकता के आधार पर थी, ठीक है। वे राजनीति में न जाते तो संत होते, किंतु उन्होंने महसूस किया क्या कि जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें प्रभावी हुए बिना आप अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा नहीं सकते हो। आप जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो जब आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करो तो पॉलिटिक्स फिल्टर कैसे होगा? कहने का फिल्टर का मतलब ये हुआ, उसमें जो बुरे लोग हैं उनकी कैसे होगी? जब यूथ की इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में नहीं हो, तो फिर कैसे आप इम्प्रूवमेंट चाहोगे? क्योंकि जो भी चुन के आएंगे, अब मान लो आपको वोट देने का अधिकार है और आपके पास ऑप्शन ही वही है, कोई कम चोर है, कोई ज़्यादा चोर है, और दोनों तो चोर हैं सपोज करो, और दोनों चोर में से किसी एक चोर को आपको सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो इस तरह का एक स्टेटमेंट होता है कि मान लो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे भ्रष्ट हैं और उसी में से किसी एक को चूज़ करना है। तो कहने का मतलब है कि गांधी का ये होता कि कोई आप बिना राजनीति में जाए हुए आप अपना जो कहते हैं कि दायित्व को आप अच्छी तरह से निभा नहीं सकते हो। तो इस तरह से देखोगे गांधी के विचार को लेकर के क्या उनके थॉट्स रहे हैं, इस टॉपिक को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगली जो बात है गांधी और शिक्षा की, जब गांधी को देखोगे एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि गांधी ने जिस तरह से देखोगे कि सामाजिक पुनरुत्थान की जो बात कहती है ना, उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ सर्वोदय की कल्पना का बात करने लगे। वो जिन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सिद्धांतों की आप बात करते हो, जिसकी हम प्रतिष्ठा चाहते थे, वो एक आदर्श राज में संभव है। क्यों? क्योंकि उनके जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट्स हैं, वो नैतिकता के सिद्धांत पर टिकी हुई है। शिक्षा का नैतिकता के सिद्धांत पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे कि कैसे गांधी ने शिक्षा को लेकर के अपने विचार दिए। तो ये जो टॉपिक्स था, जो टॉपिक ये था कि जो भी हमारे व्यक्तित्व हैं, जो हमारे व्यक्ति हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान आप देखो तो उनकी क्या विचारधारा है, क्या थॉट्स रही है शिक्षा को लेकर के, उनके सामाजिक आर्थिक विचार को लेकर के, राजनीति को, ये मैंने आपको गांधी के पर्सपेक्टिव में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। और डायमेंशन मैंने आपको बताया, मैं पूरी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको,
यदि आपको चाहिए ये वीडियो तो आप वेट कर ले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं सोशो पॉलिटी का जो फिलॉसफी का वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे गांधी को लेकर के स्पेशली एक वीडियोज़ होंगे जो गांधी के पूरी आइडियोलॉजी की बात की जाएगी, अंबेडकर की पूरी आइडियोलॉजी की बात होगी, गांधी और अंबेडकर की तुलना करके हम बात करेंगे, क्योंकि वो फिलॉसफी जिनके ऑप्शन होते हैं वहाँ पर ये टॉपिक ही पढ़ना है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है मेन्स पर्पज़ से। अब देखिए मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की भी मैं उस टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे आप देखोगे कि जो गांधी का जो नेहरू का जो चिंतन है उसका प्रभाव को देखो कैसा प्रभाव रहा है, उसके बाद लोकतंत्र को लेकर के उनका क्या थॉट्स रहा है, समाजवाद को लेकर के गांधी और नेहरू को भी आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, गांधी नेहरू का जो राष्ट्रवाद है उसको लेकर के, ठीक है। उसके बाद आप जो गांधी नेहरू की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं उसको लेकर के, नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है थॉट्स की लेकर के, तो इस तरह से आप गांधी और नेहरू को, गांधी के जो टॉपिक्स मैंने पहले दिया वो और नेहरू का जो डायमेंशन दिया वो, इसके अकॉर्डिंग आप जब सर्च करेंगे नेहरू को, या आपके पास कोई बुक होगी जहाँ पे नेहरू पे कोई अलग से कंटेंट होगा आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसको क्या करेंगे, आप गूगल कर लेंगे तो आपको इसके कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा एक बात बता दूँ कि जब नेहरू के चिंतन का प्रभाव पे बात करोगे तो जैसे देखो उदारवाद जो है वो एक पश्चात अवधारणा से देखोगे नेहरू सबसे अधिक प्रभावित थे उदारवाद को लेकर के। उन्होंने उदारवाद से जो एक तरह से कहो कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा की बात, जो स्वतंत्र निर्वाचन जैसी बातें, संसदीय सरकार की अवधारणा, ऐसी सारी बातें आती है। वहीं गांधी के व्यक्तित्व ने भी एक तरह से देखेंगे कि नेहरू को प्रभावित काफ़ी करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे भी गांधी की छाप दिखती है, नेहरू पे भी नेहरू भी गांधी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि जो राजनीतिक मुद्दे थे, या आप कह सकते हो कि जो भारतीय समाज के जो पुनर्निर्माण के संबंध में दोनों के विचारों में न मतभेद था गांधी और नेहरू को लेकर के। एक तरफ तो प्रगतिशील या कह सकते हो साम्यवादी विचारों के जो प्रणेता हैं, या जो कहते हैं ना कि उद्भव जिनके थ्रू हुआ, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, उनका भी विचार लेनिन का, मार्क्सवाद का, लेनिन कह लो, मार्क्सवाद को कह लो, कार्ल मार्क्स की बात कर लूँ मैं, कार्ल मार्क्स की बात कर लूँ तो इनका विचार भी नेहरू पे तुम्हें दिखेगा। उधर से आपको गांधी का भी विचार नेहरू पे दिखता है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को कवर करना है कि कैसे आपको लोकतंत्र और नेहरू को लेकर के क्या नज़रिया था लोकतंत्र का, नेहरू के नज़र से देखोगे थॉट्स में, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कैसी थी, क्योंकि आप देखते हैं कि नेहरू धर्म में जो व्यापक जो पुरानी रूढ़ियाँ होती, जो कल्पनाएं होती थी, जो अंधविश्वास होते थे, उससे वो नेगलेक्ट करते थे, उससे वो काफ़ी दुखी होते थे, उसको वो रिमूव करना चाहते थे। उस तरह से आप देखोगे कि नेहरू और जो इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं ना कि नेहरू की जो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो उनकी जो संकल्पना थी वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिलकर उनका मानना था कि राज्य का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कैसे इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए नेहरू का विचार होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रवाद को लेकर के नेहरू और राष्ट्रवाद, एक तरह से एक शब्द और ऐड कर लेना, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीयतावाद। अंतर्राष्ट्रीयतावाद। तो कैसे नेहरू ने राष्ट्रवाद का कोई सिद्धांत प्रतिपादित तो नहीं किया, फिर भी उनको ये नहीं कर सकते हो कि एक सच्चे राष्ट्रवादी नहीं थे। उनकी राष्ट्रीयता जाति, धर्म, वर्ग, भाषा जैसे नैरो माइंडेड से और कम्युनलिज्म से परे था, उसके आगे था, जिसमें देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ साथ एक तरह से वो कहते हैं ना सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। तो इस तरह से देखोगे नैम कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं मिल करके। तो इस तरह से ही आपको नेहरू के पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे। इंडिया आफ्टर गांधी जो रामचंद्र गुहा की बुक है उसमें भी थोड़ा आपको मिल जाएगा नेहरू को लेकर के, और ऐसे आप थोड़ा सा पॉलिसीज़ देख सकते हो। राजीव अहिर की जो बुक है उसमें आपको नेहरू के ऊपर मिल जाएगा कि 1947 के बाद जो हिस्ट्री है हमारा मॉडर्न इंडिया में, तो वो उस चीज़ को देखना कि राजीव अहिर की जो बुक आएगी उसमें देख लेना आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए उसमें नेहरू एरा की उन्होंने बात किया है, और नेहरू की पॉलिसीज़ वगैरह को भी लेकर के कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़ कैसी रही थी, फॉरेन पॉलिसी जो नेहरू का था उस टाइप का कैसा था। तो इन सब चीज़ों का कंटेंट आपको मिल जाएगा राजीव अहिर जी की बुक में, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं।
अब जो अगली टॉपिक जो मैंने इसी में जो व्यक्तित्व शामिल किया था उसमें एक थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के लेकर के ज़्यादा डायमेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे इन्होंने भी बात की। जैसे आप देखोगे कि इन्होंने जो टैगोर की जो मानवतावाद है उसको लेकर के आपको कंटेंट यहाँ पे कवर करना है और ये गूगल करना है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी जो मानवता था, मानवतावाद जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी व्यापक था। वो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हो कि वो हमारे राष्ट्र कवि तो विश्व कवि, राष्ट्र कवि तो छोड़ दो, रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व कवि थे। उनकी मानवतावाद व्यापक थी। अपनी कृतियों से लेकर देखोगे वो पीड़ित जो मानवता को लेकर के काफ़ी वो संवेदना व्यक्त करते थे। इस तरह से आप देखेंगे कि जगन्नाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में कहो तो कहा जाता है कि जो उनके साहित्य में सर्वमान्य भावनाओं की प्रधानता थी। सारे जो मानवीय भावना है साहित्य में उनके देखोगे उसमें काफ़ी प्रमुखता से मनुष्य की को जाति, देश, संप्रदाय या एक तरह से कहोगे कि परे विशुद्ध मानव मात्र के रूप में देखते थे। इसलिए से आप कह सकते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मानवतावाद थी वो काफ़ी मतलब एक तरह से स्प्रेड अप था, काफ़ी फैलाव था, काफ़ी आगे की बात करते थे। ठीक है, तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद को लेकर के सर्च कर लेना। फिर धार्मिक का दृष्टिकोण कैसा रहता है रविन्द्रनाथ टैगोर के इसके विचार में, शिक्षा संबंधी उनके विचार कैसे रहता है, स्वतंत्रता की अवधारणा क्या रहती है इनकी, राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति को लेकर के। जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर की राजनीतिक दर्शन की बात करें तो ध्यान में आपको होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ना तो कोई राजनीतिक थे और ना ही वो कोई राजनीतिक दर्शन थे, ना ही वो सोशो पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। लेकिन आप देखोगे कि एक देशभक्त और मानवता के प्रेमी थे, देशभक्त भी थे और मानव प्रेमी भी थे। उन्हें भी एक तरह से गुलाम होना एक तरह से कष्ट देता था, चूँकि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गौरव को विशेष महत्व देते थे। बात समझ में आ रही है? इन्होंने आत्मबल जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मैसेज दिया। तो इस तरह से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बारे में आपको डिटेल कर लेना है। आप ये गूगल करेंगे तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं इसके प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो कंटेंट आपको जो कंटेंट होगी वो प्रिसाइज होगी, तो देख लीजिएगा। यदि आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास नहीं होगा। फिर भी नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जब हम बात करते हैं विवेकानंद जी का, तो आप देखेंगे कि विवेकानंद जी का नव वेदांत के प्रवर्तक में आप देखोगे इनका नाम आएगा। और ध्यान रखना है कि नव वेदांत के बारे में थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, उपनिषदों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तब आप शायद समझ पाएंगे आप इनकी आइडियोलॉजी को, इनके विचार को, इनके थॉट्स को। दूसरा जो देखोगे कि शिकागो धर्म सम्मेलन होता है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस चीज़ को यहाँ पे देख लो। और इनका एक सामाजिक चिंतन था, सामाजिक चिंतन को लेकर के क्या इन्होंने रहा, किस पे इन्होंने जोर दिया। इन्होंने देखा, कहा जाता है कि सबसे अधिक जोर इन्होंने सामाजिक क्रिया पर था। उन्होंने कहा कि वास्तविक दुनिया में ज्ञान यदि कर्म से हीन है तो वो व्यर्थ है। ज्ञान क्या है? कर्म से यदि आपका हीन है तो व्यर्थ है। इसीलिए देखोगे कि इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की बात की थी। सभी धर्मों की एक तरह से फंडामेंटल यूनिटी की बात की थी। ठीक है, तो धार्मिक जो बातें थी उनको इन्होंने काफ़ी नैरो दृष्टिकोण से जो सोच होता था लोगों का धर्म को लेकर, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। 1898 में 1898 में इन्होंने लिखा था, 1898 में देखोगे इन्होंने लिखा था कि हमारी अपनी जो मातृभूमि के लिए दो महान धर्म हैं, हिंदू और इस्लाम, हिंदुज़म और इस्लाम। ठीक है, और यदि इन दोनों को कंबाइन हो, यदि इनका संयोग हो तो एकमात्र आशा का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ें बात होती थी। तो समझिए कि किस तरह से ये नव वेदांत के प्रवर्तक तो थे ही, और साथ में किस तरह से यूनिटी की बात की, अलग सभी धर्मों में एक यूनिटी की बात की, और ख़ास करके फोकस इन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम को भी लेकर के किया। तो इस तरह से आपको विवेकानंद जी का जब पढ़ेंगे, टॉपिक कवर करेंगे कहीं से भी, जो भी कंटेंट आपके पास है, जो मटेरियल आप है, तो इन सब पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ना। देखो, अब मान लो कोई बुक तुम उठाते हो पढ़ने के लिए, और बुक सपोज करो उठाए और तुम्हें पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ना है, क्या पूरे लाइन को पढ़ना है या कोई नोट्स बना रहे हो, कोई
कंटेंट पढ़ करके तो कैसे बनाओगे। तो इस तरह से मैंने एक डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब कोई बुक पढ़ें, जब आप कोई कंटेंट पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। अब भीमराव अम्बेडकर जी को देख लें। भीमराव अम्बेडकर जी का धार्मिक विचार क्या रहा, सामाजिक चिंतन को लेकर के क्या रहा, अनटचेबिलिटी को लेकर के क्या रहा, ठीक है, स्वर्ण हिंदू और अछूत की बात करते हैं वो कैसे रहा, दलित वर्ग की बात किया उन्होंने, उनकी आर्थिक दृष्टिकोण कैसी रही, ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर के इनका क्या दृष्टिकोण रहा, इनका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा रहा, संवैधानिक विचारों को लेकर के इनके दृष्टिकोण कैसे रहे। तो इस तरह से आपको इन सारे टॉपिक को कवर करना है भीमराव अम्बेडकर जी। और देखिए ऐसे ऐसे महान लोग हैं, इनके बारे में 1 घंटा और 2 घंटे में वीडियो बना करके इनके थॉट्स और इनके विचार को नहीं जाना जा सकता है। हमारा काम ये है कि मैं आपको इन डायमेंशंस बता दूं, ताकि आप जब भी पढ़ें तो इसको कैसे डिकोड करना है उस चीज़ को आपको दिमाग में आ सके। और जब भी मैंने यही बोला कि जब मैं सोशो पॉलिटी का सेक्शन लूँगा, जो मेरा फिलॉसफी की वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं मेंशन भी कर दूंगा, तो उस टॉपिक को आप देख लेना। अम्बेडकर के ऊपर एक स्पेशली वीडियो होगी, खास करके गांधी को लेकर के वीडियो स्पेशली होगी। तो वीडियो को भी आप एक बार देखोगे तो और बहुत सारे कंटेंट्स आपको, लेकिन काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, वो फिलॉसफी के लिए है, जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई थॉट्स तो उतना ज़्यादा गांधी और नेहरू की तरफ विस्तृत नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आज जो भारत यूनाइट दिखता है, भारतीय राज्यों की समस्या को लेकर के उन्होंने कैसे हैंडल किया, राज्यों के प्रति उनकी क्या नीति रही, और ख़ास करके भारतीय राज्यों में जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था थी उसको लेकर के इनकी क्या पॉलिसीज़ रही, उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी कहूँ तो 1-2 चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित होते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। दूसरा कि आज़ाद हिंद फौज के जो मुकदमा होती है उस फौज पे, उस मुकदमे को के भी आप देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उस चीज़ को आपको देखना है कि कैसे आपको इस टॉपिक को कवर करनी है। जब हम एक महापुरुष को मैंने और ऐड किया जिनका नाम है भगत सिंह जी। भगत सिंह के क्यों मैंने ऐड किया कि देखो, जब हम नेशनल मिलिटेरिज्म की बात करते हैं, उग्रवाद की बात हम करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे कि इनका भी योगदान कम नहीं होता है। हर देखो, तरीका अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही था ना। चाहे गांधी हो चाहे भगत सिंह हो, दोनों दुश्मन तो टारगेट तो ब्रिटिश ही थे। दोनों के दोनों क्या करते थे, अंग्रेज़ों को ही भगाने की बात कर रहे थे, लेकिन इनका साध्य और साधन अलग, साध्य तो एक ही था, साधन अलग अलग उपाय करते थे, एक हिंसा का रास्ता, एक अहिंसा का रास्ता। तो किस तरह से आप देखेंगे भगत सिंह जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे मैं इनकी 1-2 लाइन कहना चाहूँगा कि ये ध्यान रखना कि ये जब इनके बारे में पढ़ो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों, ठीक है, उस चीज़ को आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक तरह से एक दार्शनिक निबंध लिखते हैं। और इन पे भी देखोगे कि एक 4 अलग अलग किताबें लिखते हैं वो, जब वो जेल में होते हैं, जिसमें एक आत्मकथा होती है इनकी, और एक होता है समाजवाद का आदर्श, फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और एक बहुत अच्छा फेमस है उसका नाम है मृत्यु के द्वार। तो इस तरह से इन्होंने लिखा, और काफ़ी कहा जाता है कि कम उम्र में फांसी पे चढ़े। तो एक तरह से आप इनकी बिना बात किए हुए जब हम व्यक्तित्व और विचार की बात करते हैं तो ये अधूरा रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस तरह से आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। और लास्टली हमारे पास आता है मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के। तो जिन्ना और कांग्रेस का क्या संबंध रहा, कैसे शुरुआत में प्रारंभिक रूप में देखोगे, जब शुरुआती की बात मैं करूं तो राजनीतिक कांग्रेस से ही शुरू करते हैं ना, गोखले के सचिव बनते हैं, राजनीतिक में शामिल होते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को लेकर के, जिन्ना को लेकर के, फिर कैसे मुस्लिम हितों के प्रति इनका झुकाव बढ़ता है, फिर पाकिस्तान की मांग कैसे शुरुआत होती है 1931 में, 1931 में देखोगे इनकलाब ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, जिसका नाम उसने पाकिस्तान दिया, ठीक है। फिर किस तरह से लीग की जो राजनीति होती है कैसे पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाते हैं। और ख़ास करके देखोगे कि जिन्ना की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है वो कैसे बढ़ने लगती है। 1937 के चुनाव में जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उसको कैसे करारी हार मिलती है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे काफ़ी कट्टरपंथी पे उतरने लगते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनको देखो।
और जिन्ना और देश के विभाजन को लेकर के कि क्या परिस्थितियाँ बनती है, ये भी बुक आपको राजीव अहिर की बुक में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और विभाजन का सच भी क्या, वो भी एक टॉपिक है कि विभाजन का सच क्या था। देखो, कांग्रेस और लीग की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थी वो अपनी जगह थी, ठीक है। लीग का भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, कांग्रेस की भी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी, लेकिन देखोगे कि एक तरह से बैक में ब्रिटिश ही गेम खेल रहे थे और मूर्ख बने दोनों। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उपनिवेश से अपनी साम्राज्य उनकी ख़त्म हो रही थी, छूट रही थी, समेट रहे थे वो। और राजनीतिक रूप से आप देखोगे कमज़ोर करने की उनकी साजिश थी कि आप यदि इंडिया और पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो राजनीतिक रूप से क्या होगा, एक कमज़ोर करने की सोची समझी साजिश थी ना। तो इस तरह से आप देखोगे, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के एक बैलेंस व्यूज़ आपको रखना है, क्योंकि देखिए जब हम शुरुआत में देखेंगे, जब स्टार्टिंग में देखेंगे तो किस तरह से मूवमेंट इनकी चेंज होती है, इस तरह को आपको एक तरह से जिन्ना को लेकर के, नेहरू को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, इस पॉइंट को आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना और दो दो चार चार पॉइंट आप यहाँ पे एक तरह से मेंशन कर लेना कॉपीज में, ताकि आपको जब भी मेंस में कहीं पे कोट करना हो तो उस लाइन को आप कोट कर सको। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आज का, जो 16वीं वीडियो है हमारी मेंस आंसर राइटिंग का सेकंड सेशन में। पहले मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में लेकर का चला था। और मैं एक बात बता दूँ, मैंने यहाँ पे आपको 1857 से 1947 के बीच जो भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए थे उनके अनुसार मैंने टॉपिक को थोड़ा डायमेंशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि आप इसको अपने जब कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कोई टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और मैं आपको पढ़ने के लिए गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप अपने से पढ़िए, ठीक है। आप अपने से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट पढ़ेंगे और टॉपिक पे वाइज आप तो सर्च करेंगे, आपके पास आपने क्लासेस भी कहीं की होगी, आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी होगा, लेकिन मेरा कोशिश यही होता है कि मैं आपको डायमेंशन वाइज कवर कराऊँ और उसके जो प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी में खास करके यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को ही देखना। किसी कोचिंग संस्थान वगैरह के कोचिंग जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा सा यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते रहना, ताकि आपके दिमाग में ये चला जाए कि आप जो पढ़ रहे हो रियल में जो प्रीवियस में पहले क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं क्या वो आप उसको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस टॉपिक को पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में आप मेरा जो ब्लॉग है वर्डप्रेस पे, वहाँ पे भी आप जा कर के देख सकते हैं, मैंने कुछ अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। और आगे मैं जो भी एक आर्टिकल वगैरह जो मुझे लिखना होगा वो मैं वहीं पे वर्डप्रेस पे जा कर के लिख दूंगा, वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हो। और मैं ये फाइनली यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आगे भी वीडियोज़ मैं कंटिन्यू करूँगा मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी है वही स्ट्रेटेजी होगी। हम टॉपिक को कवर करेंगे डायमेंशन वाइज, और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं वो पेपर्स होगा, उस पेपर का क्वेश्चंस का आंसर लिख करके आप मुझे शेयर करेंगे, मैं एवेलुएट करके आपको उसका आंसर बता दूंगा। और अगली वीडियो में फिर मैं उस जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर के सिनॉप्सिस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आगे जो वीडियोज़ हमारी आएगी उसकी इस टॉपिक को, क्योंकि देखो मैंने 1857 से 1947 तक के टॉपिक को कवर किया है। एक टॉपिक छूटता है 1947 के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति, तो वो मेंस के टाइम पे मैं टॉपिक अलग से कवर कराऊंगा। अब जो मैं टॉपिक लूँगा, आइदर वी शुड गो फॉर द पॉलिटिकल साइंस और वी शुड गो फॉर द सोसाइटी। तो देखते हैं कौन से टॉपिक को मैं आपके साथ कवर करता हूँ। स्टे ट्यून्ड रहिए ब्लू आइज के साथ और अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, और यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।